नमस्कार छात्रों, मैं नवीन नैनीवाल स्प्रिंग बोर्ड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। पिछली क्लास में हमने वर्ण का बहुत सामान्य सा परिचय किया था। ठीक है, तो वर्ण 52 वर्ण गिने भी थे, कौन कौन से हैं। अब इनको थोड़ा सा लिखने का काम कर लेते हैं, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य लिखना है। ध्यान देंगे, वर्ण पिछली क्लास में हमने 52 वर्ण कौन कौन से हैं गिने थे। आज हमने इनका लिखने का काम किया है। अभी मैंने वर्ण की परिभाषा लिखी है, 5-7 पंक्तियां आपके बोर्ड पर ध्यान देंगे। अब हमारा उद्देश्य क्या होता है? लिखना। और हिंदी में सबसे ज्यादा लिखने संबंधी अशुद्धियां देखने को मिलती हैं। तो हम लिखते समय कहाँ कहाँ कौन कौन सी गलती कर जाते हैं, ये कुछ पंक्तियां लिखी हैं। इनमें मैं बहुत सामान्य सी बात आपको बताता हूँ, ध्यान देना। कुछ सामान्य से नियम बता रहा हूँ, जिनको लिखते समय आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। एक वचन को जैसे ही हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो साथ में बिंदी भी आती है, जिसे अनुस्वार कहा जाता है। ध्यान देना, एक वचन को जैसे ही हम बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो साथ में बिंदी भी आती है। वर्ण एक वचन है, वर्णों बहुवचन है, याद रखना। वर्ण एक वचन है, वर्णों बहुवचन है। एक वचन को जैसे ही आप बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो साथ में बिंदी भी आएगी। यदि आप नहीं लगाते हैं तो वहां गोला बन जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। ठीक है, शब्द शब्दों एक वचन को आप बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं, और जैसे ही हम एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो साथ में बिंदी भी आती है। ये जो बिंदी होती है, ये वास्तविक स्थिति में चंद्र बिंदु हुआ करता है। स्थान अभाव की वजह से बिंदी लगाई जाती है। यदि ऊपर पर्याप्त स्थान होता है तो चंद्र बिंदु लगाते हैं। मतलब यदि ऊपर कोई मात्रा होती है तो बिंदु लगाकर अपना काम करते हैं, और यदि ऊपर कोई मात्रा नहीं होती है तो वह पूरा चंद्र बिंदु ही लगाया जाता है।
मात्रा, मात्राओं, ऊपर मात्रा थी तो हमने बिंदु लगाकर काम किया, और ऊपर मात्रा नहीं है तो फिर हमने चंद्र बिंदु लगाया है। ये चंद्र बिंदु हुआ करता है। आगे इसकी हम चर्चा और करेंगे डिटेल से, ठीक है। मात्रा एक वचन में, अब इसे हमने क्या किया, बहुवचन में परिवर्तित किया, तो मात्राओं और मात्राएं दोनों बहुवचन है। यहां ऊपर मात्रा थी तो हमने बिंदी लगाई, और यहां ऊपर मात्रा नहीं थी तो हमने चंद्र बिंदु लगाया। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि वास्तविक स्थिति में जो बिंदी आपको नजर आती है ये चंद्र बिंदु होता है। स्थान अभाव की वजह से हम बिंदु लगाते हैं, और यदि पर्याप्त स्थान होता है तो वहां पर हम चंद्र बिंदु लगाते हैं। यानी ऊपर यदि कोई मात्रा है तो बिंदी लगाकर काम करेंगे, और नहीं है तो चंद्र बिंदु ही लगाना पड़ेगा। एक बहुत सामान्य सा नियम मैंने आपको बताया, समझ में भी आया कि एक वचन को जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो साथ में बिंदी भी आती है, ठीक। इसके अलावा और ध्यान देना, ता और ती के साथ है आता है, ते के साथ हमेशा है आता है, यानी इसमें बिंदी आती है। ता और ती जो है ये तो होते हैं एक वचन, और ते जो होता है ये होता है बहुवचन। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं। लिखता है, लिखती है, लिखते हैं। खाता है, खाती है, खाते हैं। वही नियम है, अलग नहीं है, ये भी वही है। एक वचन को जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो साथ में बिंदी आती है, और ये एक वचन है और ये बहुवचन है। ये एक वचन है, ये बहुवचन है, तो एक वचन में इनके साथ है के ऊपर बिंदी नहीं है, और बहुवचन में है के साथ हमेशा बिंदी होती है। ये याद रखना, सबसे ज्यादा शुद्धि हम ये करते हैं, सबसे ज्यादा शुद्धि हमारी। ता और ती के साथ भी है में बिंदी आ सकती है, कब, जब हमारा कर्ता बहुवचन बन जाता है, तब ता और ती के साथ भी है में बिंदी आ सकती है। ये कर्ता के ऊपर निर्भर भी करते हैं। अच्छाई होती है, अच्छाई क्या है, एक वचन, इसलिए बिंदी नहीं है। अच्छाइयां ये बहुवचन है, अच्छाइयां ये क्या है, बहुवचन, इसलिए यहां ती के साथ भी है में बिंदी आई है। मैंने आपसे कहा ता और ती के साथ भी है में बिंदी आ सकती है, कब, जब हमारा कर्ता बहुवचन बन जाता है। ये याद रखना। सामान्य नियम तो यह है, ता और ती के साथ है में बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा है में बिंदी आती है। ये एक वचन होते हैं, ये बहुवचन होते हैं। यदि किसी वाक्य में हमारा कर्ता बहुवचन बन जाता है तो यहाँ ता और ती के साथ भी है में बिंदी आ सकती है, ठीक है। बहुत सामान्य सी बात। अब देखो हम बात करते हैं बे भाग और से भाग की, ज्यादा नहीं। बे और से भाग, जो 20 नंबर का तो हमारा निबंध है, और 50 नंबर का हमारा बे भाग, जिसमें पत्र, संक्षिप्तीकरण, पल्लवन, ये सब कुछ है। तो वहां जब हम इनको लिख रहे होंगे तो क्या उस 20 नंबर के निबंध में 20 बार इन शब्दों का प्रयोग नहीं होगा? कम से कम 20 बार तो होगा। और उस 20 बार में आपने बिंदी लगाई नहीं लगाई, लगाई नहीं लगाई, तो वहां गोले बनेंगे। 20 नंबर का निबंध है, 20 तो गोले इनके ही बन गए। आगे तो अशुद्धियां भी और भी हैं। जब 20 तो गोले इनके ही बन गए तो कहां से अंक मिलेंगे? निबंध में अंक क्यों आते हैं? 5, 6, 7। हम जरूरत से ज्यादा अशुद्धि करते हैं लिखते संबंध, ये अशुद्धियां होती है। हिंदी में बिंदी की भी अशुद्धि होती है। तो ये, अब मैंने आपको एक बात बताई, सामान्य सी अच्छाई होती है, अच्छाइयां होती हैं। एक नियम स्वतः ही अब हमारे सामने आ गया, क्या, जैसे ही एक वचन को हम बहुवचन में परिवर्तित करते हैं तो अंतिम स्वर छोटा हो जाता है, अंतिम मात्रा छोटी हो जाती है। देखो अच्छाई एक वचन है, अब इसको हम बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं तो देखो अंतिम स्वर, अंतिम मात्रा छोटी हो गई, ई यहां पर क्या हो गई, छोटी करते हैं तो अंतिम स्वर भी छोटा हो जाता है। ये हमेशा याद रखना, ठीक है।
ये आपको याद रखें। तो ये बहुत सामान्य सी बात मैंने आपको बताई। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो साथ में बिंदी भी आती है, जिसे हम चंद्र बिंदु कहते हैं। ठीक है, ता और ती के साथ हमें बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा हमें बिंदी आती है। विकट परिस्थितियों में यानी कर्ता हमारा बहुवचन बन जाता है तो ती के, ता और ती के साथ भी बिंदी आ सकती है। इनके अलावा मैं आपको 2 शब्द और बताऊंगा जो जरूरत से ज्यादा काम आते हैं। मैं और नहीं, इनमें हमेशा बिंदी आती है। मैं और नहीं, इनमें हमेशा बिंदी आती है। अब मैं आपसे सिर्फ सहभाग की बात करूंगा, निबंध की, जो 20 नंबर का हमारा एक निबंध है। आप मुझे सिर्फ इतना बताओ कि 20 नंबर के निबंध में क्या इन 2 शब्दों का प्रयोग 20 बार नहीं होगा? शब्द सीमा 250 है जहां। क्या 20 बार इनका प्रयोग नहीं होगा? अरे इनका तो हर वाक्य में प्रयोग होगा। हमारे जितने भी वाक्य वो अधिकांशतः यहीं आकर खत्म होंगे। ता है, ती है, ते हैं। तो 20 बार यहाँ ये काम में आए और 20 बार ये काम में आए, 40। आप गलती कर रहे हैं एक जगह, लेकिन उसने तो गोले 20 और 20 40 बना दिए। तो बाद में जब वो अंक देगा तो उसको तो छल्ले नजर आएंगे, गोले बने हुए नजर आएंगे अशुद्धियों के, और हम नंबर की उम्मीद कर कर बैठते हैं कि साहब इतना अच्छा लिखा, इसके बाद ये गलती कैसे हो गई। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये गलतियां। तो कहां बिंदी आएगी, कहां बिंदी नहीं आएगी। अब मैंने 4-5 पंक्तियां ऊपर लिखी हैं परिभाषा की, वर्ण की परिभाषा। अब इसको एक बार फिर ध्यान से देखें। ध्यान दो, भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े। अब क्या अशुद्धि है इसमें? पिछली क्लास में मैंने आपको नियम बताया था, डे और ढे उत्क्षिप्त वर्ण जब मैंने आपको बताए थे, यदि शब्द की शुरुआत इनसे होती है या इनसे पहले आधा वर्ण आता है तो लिखते समय इनके नीचे बिंदी नहीं आती। इन 2 नियमों के अलावा प्रत्येक स्थिति में इनके नीचे बिंदी आती है। अब देखो, टुकड़े के नीचे बिंदी आएगी जो हमने नहीं लगाई थी। हम लिखते समय धारा प्रवाह में नहीं लगाई बिंदी और वहां ऐसे गोला बन जाएगा। वहां जब वो आपको अंक दे रहा होगा 20 अंक के निबंध में, तब उसकी नजर में ये गोले आएंगे सबसे ज्यादा। ठीक है, जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। ता और ती के साथ नहीं, ते के साथ तो ते है, तो है बिंदी आएगी। हमारी धारा प्रवाह में हम लिख चुके थे गया, लेकिन वहां पर जो हमारी कॉपी चेक कर रहा होता है उसकी नजर सिर्फ और सिर्फ अशुद्धियों पर ही जाती है, ये याद रखना। ठीक है, वर्णों, एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित कर रहे हैं और एक वचन को जैसे ही बहुवचन में परिवर्तित करेंगे तो साथ में बिंदी भी आएगी। ठीक है, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं, कहते हैं। ये फिर बिंदी आई। हिंदी वर्णमाला में देखो, मैंने बिंदी लगा रखी है वर्णों, लेकिन यहां बिंदी छूट गई, फिर ये गलती हो गई। वर्णों की संख्या 44, बाल पोथी, यहां नहीं लगा पाया जल्दी में बिंदी। यही एग्जाम हॉल में हम करते हैं, कहीं बिंदी लगती है, कहीं छूट जाती है, और हम सोचते क्या फर्क पड़ा बिंदी से। और विषय में और सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योग्राफी में आप बिंदी लगाना तो ठीक, नहीं लगाना तो भी ठीक, हिस्ट्री में इतिहास में लगाना तो ठीक, नहीं लेकिन हिंदी में फर्क पड़ता है, याद रखना। हिंदी में इसलिए अंक कम आते हैं, हिंदी में बहुत अच्छा जो पढ़ाया जाता है, जो हमको लिखाया जाता है, हम यथावत जाकर लिख देते हैं, फिर भी अंक कम आते हैं क्योंकि हम अशुद्ध लिख पाते हैं। तो मैं फिर बिंदी 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में, अब देखो यहां मैंने फिर बिंदी लगा दी। 52 होती है, अब देखो ये ती है तो इसलिए इसके नीचे इसके है में बिंदी नहीं है, याद रखना। अब मैंने पंक्ति तो लिखी 3-4, लेकिन अशुद्धियां आप गोले देखो, आप 1 2 3 4 5 6 अशुद्धियां, आपको 6 पंक्तियां नहीं लिखी, उनमें 6 अशुद्धियां आ गई। यही एग्जाम हॉल में हमारे साथ होता है। तो ये आपको याद रखने विशेष तौर पर कि एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करेंगे, बिंदी आएगी। ठीक है, मैं और नहीं में
हमेशा बिंदी आएगी। ता और ती के साथ हमें बिंदी नहीं आती, ते के साथ हमेशा हमें बिंदी आती है। ठीक है, तो भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सकें वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44, बालपोथी में 49 तथा देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। वर्ण के भेद दो होते हैं, पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। पहला स्वर और दूसरा व्यंजन। ठीक है, दो ही भेद हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। हिंदी में स्वर कितने? हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है, मात्राओं की संख्या 10 होती है। एक स्वर ऐसा भी होता है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, वह ए होता है, इसकी चर्चा आगे हम करेंगे। ठीक है, तो वर्ण के दो भेद, एक स्वर और एक व्यंजन। पहले चर्चा करें स्वर। वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ये हमारे 11 स्वर होते हैं। यदि इनकी हम मात्रा व्यक्त करें, प्रदर्शित करें तो ये इनकी मात्रा होती है। ये कोई मात्रा नहीं होती, बाकी की सब मात्राएं होती हैं। इस प्रकार हिंदी में स्वरों की संख्या 11 है और मात्राओं की संख्या 10 होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। यह प्रश्न ऑब्जेक्टिव पेपर में कई बार पूछा जाता है, कभी स्वरों की संख्या, कभी मात्राओं की संख्या। यदि गलती से प्रश्न आता है मात्राओं की संख्या, तो भी हम 11 करते हैं, क्योंकि हम सोचते हैं जितने स्वर उतनी मात्राएं, क्योंकि स्वर की ही तो मात्रा होती है। जबकि ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। अंत तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, एग्जाम हॉल तक। हर एग्जाम हॉल में कम से कम एक प्रश्न इसका पूछा जाता है, कम से कम एक प्रश्न निश्चित रूप से यहां से पूछा ही जाएगा। तो स्वर होते हैं हमारे 11 और मात्राएं होती है 10। ठीक है, यहां तक। अभी स्वर ध्यान देना, स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्राएं याद होना अनिवार्य है। किसकी कौन सी मात्रा है बहुत अच्छे से हमें रटी हुई होनी चाहिए, जैसा हमने इनको पहली बार पढ़ा था। पहली बार हमने इनको कब पढ़ा था? पहली क्लास में। उद्देश्य क्या था? सीखना। दोबारा से पढ़ रहे हैं, मजबूरी है। आप सब बहुत अच्छे से जानते हैं कि भारतीय सिर्फ और सिर्फ मजबूरी में ही काम करते हैं। जो भारतीय स्वेच्छा से काम करते हैं वो आज भी बुलंदियों पर है। ठीक है, तो पहली बार हमने इनको पढ़ा था, जैसे पहली क्लास में हमने इनको याद किया था, रटा था, ठीक उसी प्रकार आप इन्हें दोबारा से रटेंगे। स्वर याद रहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात है, लेकिन मात्रा याद होना अनिवार्य है, क्योंकि स्वर कभी काम नहीं आते, मात्रा ही काम आती है। हम एक शब्द लिखते हैं, राम शब्द जो है इन 4 वर्णों के योग से मिलकर बना है। तो क्या हम राम को ऐसे लिखेंगे? नहीं लिखेंगे। ये जो स्वर है इसके स्थान पर हमने मात्रा ही काम में ली। तो मात्रा आपको याद होना अनिवार्य है, किसकी कौन सी मात्रा है। आज भी हम मात्राओं में अशुद्धियां करते हैं। सबसे ज्यादा जो अशुद्धि होती है इन 2 मात्राओं में होती है। सबसे ज्यादा जो अशुद्धि होती है वो इन 2 मात्राओं में होती है। यहां से एक उदाहरण 100-200 बार अब तक पूछा जा चुका है हर एग्जाम हॉल में, छोटे से छोटे और बड़े से बड़े एग्जाम हॉल में। यहां से एक उदाहरण आया शब्द शुद्धि का, और उदाहरण क्या है?
जब पेपर ऑब्जेक्टिव होता है वहां प्रश्न लिखा हुआ होता है वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द है। अब हम अपनी बात करें आदेश की, तो वहां दूसरा दो तरीके मैंने आपको बताए शब्द शुद्धि के प्रश्न पूछे थे। एक तो वो अशुद्ध लिख कर देता है और शुद्ध लिखवाता है, दूसरा शुद्ध और अशुद्ध दोनों लिखता है और फिर कहता है शुद्ध शब्द का चयन कीजिए, जो शुद्ध है उसको लिख दो, अशुद्ध है वो वहीं छोड़ दो। अब ये दो हमारे सामने आ गए। अब इन दोनों में से एक शुद्ध है एक अशुद्ध है, तो हमको शुद्ध वाला लिखना है। अब हम क्या गलती करते हैं कि छोटी है एक मात्रा, बड़ी है दो मात्रा। हमारे द्वारा जो गलती होती है वो सिर्फ इतनी सी कि छोटी एक मात्रा, बड़ी है दो मात्रा। देखो अब आप मुझे बताओ, क्या तीन होती हैं? क्या तीन है? क्या नहीं है? कौन सी नहीं है? ये नहीं है। याद रखना, एक के ऊपर कोई मात्रा नहीं होती, लेकिन एक की एक मात्रा होती है। आई के ऊपर एक मात्रा होती है, लेकिन आई खुद की दो मात्रा होती हैं। कब? जब किसी व्यंजन के ऊपर जाती हैं। खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, लेकिन व्यंजन के ऊपर एक होगी। खुद के ऊपर एक मात्रा है, लेकिन व्यंजन के ऊपर इसकी दो मात्रा होती हैं। कैसे? ध्यान दो, खुद के ऊपर कोई मात्रा नहीं है, व्यंजन के ऊपर एक मात्रा रहेगी, खुद के ऊपर एक मात्रा और व्यंजन के ऊपर दो मात्रा रहेंगी। याद रखना, सबसे ज्यादा शुद्धि यही होती है। और जब हम संधि पढ़ेंगे या फिर मैं आपको पल्लवन लिखाऊंगा, उस समय इन मात्राओं की विशेष बार बार चर्चा करूंगा। तो आपको मात्रा बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। दोबारा से मैं मात्रा बता रहा हूं, ध्यान देना। देखो, कुछ नहीं करना, मेरे को सिर्फ एक वर्ण उठाना है और उस वर्ण को मुझे लिखना है। मैंने सिर्फ एक वर्ण लिया, अब सब मात्राएं लगी। आ की मात्रा, ई की मात्रा, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, आई, ओ, औ, सबकी मात्राएं स्वतः ही आ गई। तो ये मात्राओं का स्थान है। मात्राओं का स्थान है, आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। याद रखना, मात्राओं का स्थान है आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। प्रत्येक शब्द का अंतिम वर्ण स्वर होता है, जिसे हम मात्रा से प्रदर्शित करते हैं। यदि शब्द के अंत में कोई भी मात्रा नहीं है तो उसका अंतिम वर्ण ए होता है, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। तो इन सब के अंतिम वर्ण, इन सब के अंतिम वर्ण स्वर हैं। इसलिए मैंने आपसे कहा कि स्वर याद रहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं रहते हैं तो और भी अच्छी बात, लेकिन मात्रा याद होना अनिवार्य है। किसकी कौन सी मात्रा है आपको बहुत अच्छे से रटी हुई होनी चाहिए। तो यहाँ कौन सा सही हुआ? पहला। दूसरा अशुद्धम। पहला सही, दूसरा। याद रखना, मैं कभी शुद्ध को पहले लिखता हूं, कभी बाद में लिखता हूं। अब ये मत सोचना कि पहले जो लिखा है वो अशुद्ध होगा, बाद में जो लिखा है वो शुद्ध होगा, नहीं। लेकिन हर बार मैं निशान जरूर लगाऊंगा, सही कौन सा है गलत कौन सा है, ये याद रखना। ये भी गलती कर जाते हैं हम। तो पहला जो है वो शुद्ध है, दूसरा जो है वह अशुद्ध है, क्योंकि ऐ तो होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे स्वर और ये मात्राएं। तो स्वर आपको याद रहेंगे, वे स्वर जिनका उच्चारण, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके स्वर कहलाते हैं। ठीक है, 11 होते हैं, मात्राओं की संख्या 10 होती है। एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती, बाकी की सबकी मात्रा। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने आपसे कहा ये जो बिंदु है ना वर्ण, ये सिलेबस में नहीं है। हम सिर्फ इसका परिचय कर रहे हैं, नींव खोदने का काम। और मैं उसी स्थान पर नींव खोदूंगा जहां मुझे दीवार खड़ी करनी है। यानी बहुत सामान्य सा परिचय हम इसका कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं स्वर के भेद की। अगर ये बिंदु हमारे सिलेबस में होता तो हम स्वर के भेद की बात नहीं करते, फिर स्वरों का वर्गीकरण करते। 6 प्रकार से होता, लंबा पूरा चलता 6 घंटे तक। ठीक है, तो अभी हम सिर्फ सामान्य पर्ची कर रहे हैं। तो स्वर के भेद, पहला होता है ह्रस्व स्वर, दूसरा होता है दीर्घ स्वर। दो हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर। हिंदी का प्रत्येक शब्द अपनी परिभाषा स्वयं बोलता है। यदि आज भी इन्हें हम रटते हैं तो 10th क्लास या उससे पहले पहुंच जाते हैं, जहां सर या मैडम के डर की वजह से रट कर जाते थे, नहीं तो क्लास में पिटाई लगेगी। रटना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ह्रस्व क्या अर्थ होता है? छोटा। क्या अर्थ होता है? छोटा। वे स्वर जिनके उच्चारण में अल्प समय
बहुत कम समय यानी 1 इकाई के बराबर समय लगता है, ह्रस्व स्वर कहलाते हैं। 4 होते हैं। चार होते हैं, ए ई उ री। संस्कृत में इनकी संख्या 5 होती है। 5वां जो होता है वो लिरी होता है, लेकिन हिंदी में इसके लिए कोई स्थान नहीं। हिंदी में इसके लिए दूर दूर तक कोई स्थान नहीं, हमारे पेपर में भी नहीं पूछा जाता है। ठीक है, 4 ही हैं, ए ई उ री। इन्हें हम लघु स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम मूल स्वर भी कहते हैं, और इन्हें हम रूढ़ स्वर भी कहते हैं। देखो, रूढ़ बड़े ऊ की मात्रा है और ये बिंदी है, ये बिंदी, क्योंकि शब्द की शुरुआत डे और डे से नहीं हुई इसलिए इसके नीचे बिंदी आई। तो ह्रस्व स्वर ए ई उ री, लघु स्वर, मूल स्वर, रूढ़ स्वर, किसी भी नाम से पूछा जा सकता है। आपको ये याद होने चाहिए कि हम इनको इन नाम से जानते हैं। ठीक, अब मैं आपसे ये जानना चाहूं कि हिंदी व्याकरण का सबसे कठिन बिंदु क्या है। हिंदी व्याकरण में सबसे कठिन क्या है? संधि। संधि नहीं होती हमसे, बाकी का सब कुछ हो जाता है, कारण हमारी प्रवृत्ति झगड़ालू है। झगड़ा तो कहीं भी कर लो, संधि नहीं होती, क्योंकि संधि करने के लिए झुकना पड़ता है, और आज का इंसान झुकना नहीं चाहता। मैं झुकूंगा मतलब नहीं। संधि का एक भाग होता है स्वर संधि, और पूरी की पूरी स्वर संधि इन 4 वर्णों के ऊपर निर्भर है, ए ई उ री। इन 4 वर्णों के ऊपर निर्भर है। यदि ये 4 वर्ण याद हैं तो स्वर संधि जरूरत से ज्यादा सरल है। मतलब मैंने आपसे कहा ह्रस्व स्वर, आपने इन 4 का नाम बता दिया तो पूरी की पूरी स्वर संधि आपको बोर्ड पर रटा दूंगा, घर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बशर्ते 4 वर्ण याद हैं तो। 4 ही तो हैं, सब याद हो गए, ए ई उ री। कभी पूछ लेना, जब हम किसी बिंदु को पढ़ रहे होते हैं तब वह सरल भी होता है और याद भी होता है, लेकिन जैसे हम 2 बिंदु आगे जाते हैं हमसे बहुत आगे चला जाया करता है। और जब मैं स्वर संधि शुरू करूंगा, 4 का नाम पूछूंगा, आधे से ज्यादा अधिकारी भूल जाएंगे, याद रखना। तो 4 ए ई उ री, इन्हें हम लघु स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं और रूढ़ स्वर कहते हैं। दीर्घ, दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा। वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 2 गुना अधिक समय यानी 2 इकाई के बराबर समय लगता है, दीर्घ स्वर कहलाते हैं। 7 होते हैं, आ ई उ ए आई ओ औ। 7 है। संस्कृत में इनकी संख्या 8 होती है। 8वां जो होता है वो बडीरी होती है। हिंदी में इसके लिए कोई स्थान नहीं होते, हिंदी में इसके लिए कोई स्थान नहीं। संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 होती है, 7 4 11 12 और 1 13। हिंदी में सिर्फ 11 हैं, ये 4 और ये 7। आ ई उ ए आई ओ औ, इन्हें हम गुरु स्वर भी कहते हैं, इन्हें हम संधि स्वर भी कहते हैं, और इन्हें हम यौगिक स्वर भी कहते हैं। याद रखना, ठीक है। ये ह्रस्व स्वर 4, दीर्घ स्वर 7। अभी आपको याद रखने के ह्रस्व कौन से हैं और दीर्घ, आगे जब हम संधि पढ़ेंगे मैं आपको लिखाऊंगा ह्रस्व स्वर, तब आपके दिमाग में होना चाहिए कि साहब ह्रस्व ये थे और दीर्घ ये थे। अब आपका काम क्या बचता है कि ये स्वर और इनकी मात्राएं आप याद रख सकें। ह्रस्व स्वर कौन से हैं ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। दीर्घ स्वर कौन से हैं ये आप याद रख सकें। यदि इनका वर्गीकरण करते तो मैं प्लुत स्वर भी बताता, फिर और तरह से कैसे कैसे वर्गीकरण होते हैं उनकी भी चर्चा करता, जो हमारे कहीं कोई काम नहीं आएंगे, ठीक है। तो आज हमने क्या देखा, वर्ण, परिभाषा, ठीक है, वर्ण के भेद, और एक भेद की हमने चर्चा की थी, स्वर की। अब जो हमने पढ़ा उसकी एक बार फिर चर्चा कर देते हैं। हमारी पुस्तक में भी कहाँ कहाँ कैसे कैसी अशुद्धियां मिल जाती हैं और क्यों मिलती हैं, इसका कारण मैं आपको बता देता हूं। बोर्ड पर आ जाओ। ये परिभाषा है वर्ण की। जिसकी चर्चा अभी अभी हमने की, ये टाइप किया हुआ है, ठीक है। ऐसे ही हमारी पुस्तक में लिखा हुआ मिलता है।
हम बहुत अच्छे से देखते हैं, इसके बावजूद भी टाइप करने वाला कहाँ कहाँ क्या क्या गलती कर जाता है, जो पुस्तक में देखने को मिलता है। वही बात मैं दोबारा से बता रहा हूँ। हिंदी भाषा की वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और अधिक टुकड़े न किए जा सके वर्ण कहलाते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या 44 होती है। हिंदी बाल पोथी में 49 होती है। देवनागरी हिंदी लिपि में 52 होती है। वर्ण के भेद, 2 भेद हैं, ठीक है। वर्ण के 2 भेद होते हैं, ते के साथ बिंदी है, स्वर और व्यंजन। पहला स्वर, वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से, ये शब्द विशेष तौर पर याद रखना है। ये शब्द आता है, हम जब निबंध लिख रहे होते हैं, पल्लवन लिख रहे होते हैं, तब इस शब्द को लिखते हैं। देखो, रूप में बड़े ऊ की मात्रा होती है। ये रे में छोटे ऊ की मात्रा है और ये रे में बड़े ऊ की मात्रा है। आज भी हम रे में ऊ की मात्रा लगाने में असमंजस में रहते हैं कि साहब छोटा ऊ कौन सा है, बड़ा ऊ कौन सा, याद नहीं रहता। बड़े ऊ की मात्रा जो होती है उसमें गुंडी बनी हुई होती है, छोटे ऊ की मात्रा में नहीं होती, ये याद रखना। और रूप में हमेशा बड़े ऊ की मात्रा आती है। यदि आरएस मेंस की बात करूं, 2018 में जो पेपर हुआ था 26 जून को, उसमें एक संधि का उदाहरण था और इसका विच्छेद करवाया था। अब हम क्या गलती कर गए कि पता ही नहीं चला साहब ये रे में मात्रा कैसे लगेगी। ये इसका विच्छेद हुआ था तत् प्लस रूप। और मजे की बात तो ये कि शब्द प्रश्न में ही बड़े ऊ की मात्रा जब हमको दिखाई दे रही है, तब भी हम गलत कर आए, क्योंकि हमें ये नहीं पता चला था कि साहब रे में छोटे ऊ और बड़े ऊ की मात्रा कैसे लगाते हैं। तो ये बड़े ऊ की मात्रा है और रूप में बड़े ऊ की मात्रा आती है, विशेष तौर पर याद रखना। ये 2018 में पूछा जा चुका है, ठीक है। तो वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से किया जा सके या अन्य किसी वर्ण की सहायता के बिना जिनका उच्चारण किया जा सके स्वर कहलाते हैं। ये संख्या में 11 होते हैं, जबकि मात्राओं की संख्या 10 होती है। ठीक है। स्वर है हमारे ए आ ई ई उ ऊ री ए आई ओ औ 11, ठीक है। मात्रा हमारी आ की मात्रा ई बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, री ए आई ओ, ये हमारी मात्राएं हो गई। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। ए एक ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती है। स्वर के भेद 2 हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ। ह्रस्व 4 हैं, ए ई उ री, इन्हें हम लघु स्वर, मूल स्वर और रूढ़ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर 7 हैं, आ ई उ ए आई ओ औ, ठीक है। इन्हें हम गुरु छोटा होता है, याद रखना। गुरु में छोटे ऊ की मात्रा आती है, बड़े ऊ की मात्रा नहीं आती। गुरु छोटा होता है, विशेष तौर पर याद रखना, ठीक है। संधि स्वर और यौगिक स्वर भी कहते हैं। ये हमने स्वर का परिचय किया। अगली क्लास में हम व्यंजन का परिचय करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।